नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि आपकी क्लास जो कल की जो हमारी क्लास थी वो नहीं हो पाई, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो आपको आज 2 क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक आपको 11 बजे क्लासेस मिलेगी जो ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और एक आपको 2 बजे क्लास दे दी जाएगी, उसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये ना रहे कि हमारी जो क्लास है वो रेगुलर नहीं हो रही है। इसलिए आज के दिन आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो है, आप सभी को पता है, संधि का चैप्टर चल रहा है। तो मैंने यहाँ बराबर में सभी माहेश्वर सूत्र लिख दिए हैं। इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगी साथ के साथ। वैसे मुझे पता है कि आप सभी को ये याद है, लेकिन आपको जैसे समझाने के लिए मुझे इनको लिखने की आवश्यकता पड़ी ही पड़ी। अगर मैं अभी नहीं लिखती, पहले से नहीं लिख करके रखती, तो मुझे बीच में लिखना पड़ता, इससे आपका भी समय जो है बर्बाद होता। और मुझे ये तो उम्मीद है ही कि आप सभी को माहेश्वर सूत्र अच्छे से आते हैं। तो चलिए हम करते हैं अपना संधि का चैप्टर शुरू। हमने कल की जो क्लास की थी वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें कुछ टर्म्स जानी थी। टर्म्स मीन्स कि ऐसे शब्द जिनका संधि में प्रयोग किया जाता है लेकिन हमें उनका अर्थ ही नहीं पता होता, और एज इट इज हमसे प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको किस प्रकार से करना है वो मैंने अच्छे से बताया है। अब हम करते हैं हमारा संधि। संधि जो है हमारी, संधि कितने प्रकार की है, तो सबसे पहले तो हमसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें कभी भी कोई भी चीज को इतने हल्के में लेकर के नहीं चलनी है। हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संधि के कितने भेद है, तो ये हमें पता होना चाहिए। संधि के 3 भेद है। क्या है? संधि के 3 भेद है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप साथ साथ। सबसे पहला हमारा जो भेद है वो क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि। जो दूसरा हमारा भेद आता है वो क्या है हमारा? व्यंजन संधि। और जो हमारा तीसरा भेद आता है वो कौन सा है? आप सभी जानते हैं, विसर्ग संधि हमारा क्या है? तीसरा भेद आता है हमारा संधि का। इनको हम संधि के भेद या प्रकार भी बोल सकते हैं। क्या है? कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। आई होप आप सभी को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि मैं आज नाइट में क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि साथ में मेरी पढ़ाई भी चलती रहे और आपका भी जो है कभी पढ़ाई छूटे ना, क्योंकि आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है, तो मेरा भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको अच्छे से करवाऊं। तो यहाँ पर हमारे 3 भेद होते हैं। अब हम इन भेदों को एक एक करके समझते हैं। स्वर संधि जो है हमारी, स्वर संधि, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। स्वर संधि को हम क्या कहते हैं? जिसको स्वर के बाद स्वर आने पर, क्या है? स्वर प्लस स्वर, और स्वर में ही परिवर्तित हो जाना, क्या कहलाती है हमारी? अर्थात स्वर के बाद स्वर ही होगा, और बाद में भी क्या हो जाएगा? जब हमारा पद बनेगा, पद मीन्स कि हमारा जो समस्त पद होगा संधि करने के बाद, तो वो भी बीच में क्या आएगा? हमारा स्वर ही आएगा। हम इसकी वो देख लेते हैं वृत्ति, उसके हिसाब से हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है, इसकी जो वृत्ति आती है वो है स्वरस्य स्थानी वृत्ति। जो है वृत्ति कह सकते हैं, या हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। इसको डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं। स्वर की परिभाषा, क्या है स्वर की परिभाषा? कि स्वरस्य स्थाने, स्वरस्य स्थाने
सवर आदेश है। क्या है? सवर आदेश है। भवति, इसका भी यही अर्थ है कि सवर के स्थान पर सवर आदेश होता है। आई होप आप सभी को जो लिखाई है मेरी वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। बकवास तो है पर इतनी भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर सवर की परिभाषा जो है वो यही है कि सवर के स्थान पर सवर आदेश होता है। यहाँ पर मैंने लिखा जो हमारा हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए विद्या प्लस आलय है, विद्या प्लस आलय, ये हमारे पास एक उदाहरण है मान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इसका विच्छेद करते हैं, विच्छेद मीन्स कि हम इसको क्या बोलते हैं, विच्छेद ही बोलते हैं। तो हम इसको विद्या का जब विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से, फिर वह के अंदर छोटी ई की मात्रा है, फिर हमारे पास द आता है जो हलंत होता है, फिर इसके अंदर यह है, यह भी क्या होता है हमारा हलंत, फिर हमारे पास आ आता है। तो ये तो हमारा हो गया पहला शब्द। फिर हमारा आता है आलय। तो आलय किस प्रकार से बनेगा? आलय बनेगा आ प्लस ल प्लस ए प्लस य प्लस ए। तो सबसे पहले आप सभी को इतने तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आती होगी। मैंने अच्छे से करवाया भी आपको कि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। वर्ण परिचय में मैंने आपको बताया है कि वर्णों का विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको नहीं आता तो वो क्लास आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास पहला शब्द है विद्या, तो विद्या के अंदर जो हमारा अंतिम अक्षर आता है वो क्या आता है? आ। और आ क्या होता है हमारा? एक स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। और इसी प्रकार से ये जो हमारा आलय शब्द है, आलय में सबसे पहले वाला अक्षर क्या आ रहा हमारा? आ रहा है। और इसे भी हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। तो ये दोनों मिल करके, ये दोनों स्वर और स्वर मिल करके क्या बन जाते हैं? तो ये आप सभी को पता है, ये भी हमारा क्या बन जाता है? आ में ही बदल जाता है और विद्यालय शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्यालय। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आ रह जाता है, तो इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। आई होप आपको ये विद्यालय शब्द दिख रहा होगा। हाँ जी, दिख रहा है अच्छे से। तो ये देखिए मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये परिभाषा आपने लिख ली होगी अच्छे से। परिभाषा का अर्थ भी यही है कि स्वर के स्थान पर, स्वर के स्थान पर स्वर आदेश होता है। तो स्वर प्लस स्वर मीन्स कि आगे और पीछे दोनों जगह स्वर होने चाहिए, तभी हमारी क्या होगी? स्वर संधि होगी। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ, इसको हम इरेज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या लिखूं? जैसे मान लीजिए यदि धन अपि लिख देते हैं हम। यदि, ये तो यण संधि हो जाएगी। यदि ई को, रुकिए एक बार, देखिए हम एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे शब्द है गवेश है। क्या है? गवेश है। तो यहाँ पर गवेश है जो शब्द है ये क्या है? इसमें ये शब्द किस प्रकार से बनता है? तो ये बनता है गोधन ईश है। किस प्रकार से? गोधन ईश है। तो यहाँ पर ये जो हमारा अंत में क्या है? ओ, और यहाँ पर क्या है? ई। तो यहाँ पर जो ओ है हमारा, उसको क्या हो जाता है? अब हो जाता है। लेकिन ये ई जो है ये किस में बदल जाती है? ए में। और ये आदेश हमारा क्या हो जाता है? ये आदेश हो जाता है हमारा स्वर आदेश। क्या हो जाता है? स्वर आदेश। आपको स्वर संधि में इतना डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको परिभाषा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा गवेश है शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे सवधन ईर है। क्या है? सवधन ईर है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? स्वैर है। क्या बन जाता है? स्वैर है बन जाता है।
तो यहाँ पर जो हमारा ए है, सब आप सभी पता है स हलंत है, प्लस में व हलंत हो करके यहाँ पर ए है, तो ये अंतिम में ए है, ये भी स्वर है, और ये ई है तो ये भी स्वर है। और जब हमारा समस्त पद बन रहा है इन दोनों को मिला करके, तो वो भी हमारा क्या बन रहा है, ऐ बन रहा है। ऐ मीन्स तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा स्वर। तो इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि स्वर संधि होती क्या है। अब हम स्वर संधि के भेदों को पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से प्रश्न आते हैं। ये स्वर संधि क्या है ये सिर्फ जानने के लिए है, इनसे इतना डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं संधि स्वर संधि के भेदों से। तो यहाँ पर हम स्वर संधि के भेद पढ़ लेते हैं। स्वर संधि के भेद, संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, तो कितने भेद हैं हमारे स्वर संधि के, तो स्वर संधि के टोटल 8 भेद है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारा भेद आ जाता है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। आप चाहे पहले यण कर सकते हैं, पहले दीर्घ कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं। तो हमसे वैसे ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे कि इसके भेद कितने हैं कितने नहीं हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है वो है यण संधि। क्या है, यण संधि। इसको हम ऐसे लिखेंगे यण स्वर संधि, यण स्वर संधि लिख लीजिए आप साथ साथ। दूसरा भेद है हमारा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तीसरा हमारा आता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा हमारा आता है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। पांचवी हमारी आती है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। छठी जो हमारी संधि है वो हमारी है पररूप संधि, पररूप संधि। सातवीं संधि हमारी आ जाती है यहाँ पर यण दीर्घ वृद्धि अयादि। गुण संधि हमारी रह गई, तो ये सातवीं हमारी होगी गुण संधि। और अंतिम जो हमारी संधि है वो कौन सी है, वो हो जाएगी हमारी गुण संधि। और अंतिम जो हमारी संधि है वो कौन सी है, प्रकृति भाव संधि। क्या है, प्रकृति भाव संधि। थोड़ा सा आप जो है आपके लिए ये हो सकता है कि ये जो वीडियो है आवाज है थोड़ी आपको स्लो लग सकती है, तो ये आप सभी पता है आपके हाथ में ही है। आप थोड़ी सी आवाज इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सभी को इक्वल लेकर के चलना होता है। तो जो सभी स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो तेज आवाज में ही पढ़ते हो, लेकिन जिन्हें तेज आवाज में पढ़ने की आदत है उनके लिए अच्छा जरिया है कि वो आवाज को 1.25 की स्पीड से देख ले या 1.50 की स्पीड से देख ले। अगर कोई सीधा रिवीजन करना चाहता है तो वो 2x की स्पीड पर भी देख सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी संधि है टोटल 8 है। यण स्वर संधि है, दूसरी है हमारी दीर्घ स्वर संधि, तीसरी है हमारी, यहाँ पर मैं स्वर लिख ही देती हूँ, आप लोग सोचोगे कि ये क्या लगा दिया, पर ये आप सभी को पता ही है कि ये किस लिए होता है चिन्ह जो है। तीसरी हमारी वृद्धि स्वर संधि है, चौथी हमारी अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, गुण संधि और प्रकृति भाव संधि। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी हमारी 8 की 8 संधि है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनसे संबंधित ही हमसे एग्जाम में प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर हमसे विसर्ग संधि के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर आपको तीनों की तीनों संधि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले हम यण संधि को करते हैं, क्योंकि हमारी जो कौमुदी है उसके अंदर सूत्र भी यण संधि का ही दिया गया है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप वापस जाकर के लिख लीजिए, मैं ये रेज कर रही हूँ। तो अभी क्या है कि अभी हम कर रहे हैं यण संधि। यण संधि में सबसे पहले हमारा जो सूत्र आता है वो आप सभी जानते ही हैं, वो बहुत फेमस सूत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। सूत्र का नाम है, सबसे पहले हमारा जो सूत्र आता है यण संधि का वो आता है हमारा इको यणचि। क्या आता है? इको यणचि। एक स्थाने यणशात अचि संहिताया विषये। इसकी वृत्ति जो है, सूत्र की हमेशा वृत्ति ही होती है, आप कभी भी सूत्र की परिभाषा नहीं बोल सकते हैं। वृत्ति क्या है? वृत्ति आप सभी जानते हैं, वार्तिककार जो हमारे हुए हैं कात्यायन जी, उन्होंने पाणिनि के द्वारा लिखे गए सूत्रों को क्या किया है? सरल अर्थ में समझाया है, उसी को हम वृत्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सूत्र है इको यणचि, तो इसी को क्या किया है वृत्ति के अंदर कात्यायन जी ने एक्सप्लेन किया है। क्या किया है? एक्सप्लेन किया है, कात्यायन जी ने इसे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर इको यणचि क्या है, इसका अर्थ संस्कृत में समझाया है, उसी को हम वृत्ति बोलते हैं। तो क्या कहा है वृत्ति में? एक स्थाने, एक स्थाने यण शात अचि संहिताया विषये, संहिताया विषये। तो ये हमारी जो हो जाती है वृत्ति है। अब आप बोलोगे कि मैम सबसे पहले तो हमें ये इक और यण ही नहीं समझ में आया, तो ये चीज क्या है? तो ये चीज हम देखेंगे माहेश्वर सूत्र में, जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं। सबसे पहले हमारा माहेश्वर सूत्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13 और ये हमारा है 14वां। तो ये हमारे टोटल 14 माहेश्वर सूत्र है, आप सभी जानते भी हैं, मैं लिख देती हूँ ऊपर। माहेश्वर सूत्र जो संस्कृत के विद्यार्थी है वो अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो ये हमारे जो है माहेश्वर सूत्र है। अब इसमें बोला गया हमें कि इक के स्थान में यणशात अचि, अचि मतलब अर्थात अच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें, हमारे पास 3 टर्म्स है यहाँ पर। 3 टर्म्स मीन्स 3 प्रत्याहार हमें दिए गए हैं। 3 प्रत्याहार है, इक है, यण है और अच है। तो इन तीनों प्रत्याहार को समझेंगे सबसे पहले। तो हम जो हमारा इक होता है, इक में कौन कौन से अक्षर होते हैं? तो इक में अक्षर होते हैं हमारे कौन कौन से? ये देखिए, ई, उ, री, लरी। तो ये हमारे 3 अक्षर हो जाएंगे, ई, उ, री और री। कै की गणना यहाँ पर नहीं की जाएगी, क्योंकि कै जो है हमारा हलंत होता है। कै सिर्फ और सिर्फ साउंड के लिए होता है। आप सभी ने माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाने सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रामर की, आप पूरी की पूरी व्याकरण की आपको एस्टेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से सीख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? ई, उ, री, री। तो ये हमारा क्या हो जाता है? इक प्रत्याहार हो जाता है। कै यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साउंड के लिए होता है, प्रत्याहार के अंदर जो अक्षर होते हैं उसमें कै की गणना नहीं की जाती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है यण। यण में क्या क्या चीजें आती है? तो यण में हमारी चीजें आती है, यण के अंदर देखिए, यह कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। यह हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है, और हमें क्या बोला गया है? यण बोला गया है। देख लीजिए आप। तो अंत कहाँ से हो रहा है? ये रहा हमारा ण। तो यहाँ से लेकर के जितने भी अक्षर आ रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो क्या है? सबसे पहले हमारा यह हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा वह, और उसके बाद हमारे पास है रे,
ये हलंत अक्षर है ट, इसको हम इसमें नहीं गिनेंगे। प्रत्याहार किस प्रकार से बनाना है पहले ही बोल रही हूँ, अगर प्रत्याहार भी अभी तक आपको प्रत्याहार नहीं बनाने आ रहे हैं तो आप संधि को चैप्टर को भूल जाओ, एक बार जा करके आप प्लेलिस्ट में पहले प्रत्याहार निर्माण कैसे करते हैं वो सीख करके आइए, उसी के बाद आप संधि का चैप्टर देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्पज ये नहीं है कि सिर्फ मैं व्यूज पाऊं, मेरा पर्पज आपको सिखाने का है। तो यहाँ पर जो यण है हमारा य वैर है, इसी के अंदर इसके बाद क्या आता है हमारा ल आ रहा है, न से पहले क्या आ रहा है ल, ल ये हलंत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निशान लगाया मैंने, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा ल आ जाएगा। और अच अच में क्या क्या आते हैं, तो अच में हमारे आते हैं, अच में हमारे आएंगे ए हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और च कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये हमारा च आ रहा है। तो यहाँ तक जितने भी अक्षर आ रहे हैं वो हम गिनेंगे। तो क्या है सबसे पहले ए, उसके बाद ई, उसके बाद उ, उसके बाद न नहीं आएगा सॉरी, उसके बाद हमारे पास री, फिर है हमारे पास ली, कै नहीं आएगा, फिर हमारे पास ए, फिर है ओ, ग नहीं आएगा यहाँ पर, फिर हमारे पास है आई और फिर हमारे पास औ। तो ये सभी अक्षर हमें पता चल गया है कि इनके अंदर इक के अंदर कौन से अक्षर है, यण के अंदर कौन से अक्षर है, अच के अंदर। अब आप बोलोगे कि मैम हमें ये याद कैसे रहेंगे, तो आपको ये रटने की आवश्यकता है ही नहीं बच्चों, ये रटने की आवश्यकता नहीं है कि इक में ई उ री री आते हैं, यण में य वैरल आते हैं, आपको रटने की नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 14 माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। ये अगर याद है तो ये आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फटाफट से आप एक रफ पेज लीजिए, एग्जाम में बैठिए और पहले ये ही उतार दीजिए, जैसे ही आपको रफ शीट मिल जाती है आप पहले ये उतार दीजिए अच्छे से। तो फिर आपसे ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो फिर है हमारा कि अब हम करेंगे इसको सोल्व कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो एक बार हम इस चीज को हटा देंगे बीच से, यण को हटा देंगे, क्या हो जाता है इक के स्थान पर अच परे होने पर, मतलब इक के बाद अच होगा तो हमारा जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा यण में, जो ई है हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी य में। चलिए मैं दोबारा से करवा देती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हमने अच पढ़ा, मान लीजिए यहाँ पर ई इक है, इक में से मैंने पहला अक्षर ई उठा लिया, उसके बाद मैंने अच से मैंने कोई अक्षर ले लिया, जैसे मान लीजिए मैं ए ले लेती हूँ, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या हो जाता है यह हो जाता है, क्या हो जाता है यह हो जाता है। इसी तरह अगर मैं ई के बाद अच में और कोई भी अक्षर आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं ई के बाद री उठा लेती हूँ, वैसे ई के बाद कभी री आता नहीं है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर मैं ये उठा लेती हूँ, ई के बाद आ, तो यहाँ पर भी दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा यह हो जाएगा। इट मीन्स कि इसका मतलब यही है कि देखो ई को क्या आदेश होगा पहले तो ये जान लीजिए, ई को आदेश होगा हमारा यह, और उ को आदेश हो जाएगा वह, री को आदेश हो जाएगा हमारा र, और लरी को आदेश हो जाएगा हमारा ल। तो ये हमने ये चीज हमारी क्या है, ये चीज हमारी है इक, क्या है इक, और ये चीज हमारी क्या है, ये चीज हमारी है यण, क्या है यण। और ये आदेश कब होता है जब हमारे पास परे अच होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, उदाहरण देख लेते हैं हम, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर यदि प्लस अपी, ये मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख दिया यदि प्लस अपी। तो यहाँ पर जो है ई है हमारे पास अंत में, और यहाँ पर क्या है हमारे पास ए है। तो अभी मैंने बताया कि ई जो है हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ई हमारी बदल जाएगी ये में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा यद्यपि बन जाएगा, क्या बन जाएगा यद्यपि। इसको हम
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यद्यपि, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल ऊ का देख लेते हैं। ऊ का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ऊ का एक एग्जाम्पल क्या उठाएं? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारा ऊ का, और ऊ को वह हो जाना वो क्या है हमारा, जैसे हम लिखते हैं खलु धन एष है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अंत में हमारे पास पहले पद के अंत में क्या है, ऊ, और दूसरे पद के पहले शुरुआत में क्या है, ए। अर्थात इसमें क्या कहा गया है इस सूत्र में कि पहले ई, ऊ, री और लरी से, लरी के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी मीन्स कि ये सभी स्वर ही है, यहाँ तक हमारे स्वर आ जाते हैं सभी के सभी, तो कोई भी स्वर आ जाए असमान स्वर, तो वो हमारा किस में बदल जाएगा, ऊ व में बदल जाएगा। ई जो है हमारा य में बदल जाएगा। री जो है हमारा वो रे में बदल जाएगा, और लरी जो है वो हमारा ल में बदल जाएगा। जैसे हम लरी का एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको भी समझने में डिफिकल्टी हो रही होगी। लरी जो है हमारा, लरी के बाद कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर मीन्स कि लरी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, तो वो लरी किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ल में। और क्या बन जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, लरी धन आकृति, क्या बन जाएगा, लरी धन आकृति। तो ये हमारा जो शब्द है ये क्या बन जाता है, दोनों को मिला करके लाकृति, क्या बन जाता है, लाकृति। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सूत्र जो है इको यणची क्या कहता है। शॉर्ट ग्रुप में भी आप देख लीजिए, अगर आपको डीपली समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। इको यणची जो सूत्र है वो कहता है कि ई के बाद असमान स्वर होगा, कोई भी असमान स्वर आ जाए, जितने हमारे स्वर हैं, इसके अंदर हमारे कितने स्वर दिए गए हैं माहेश्वर सूत्र के अंदर, तो 9 दिए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कोई भी असमान स्वर मतलब इनमें से कोई भी स्वर आ जाए ई के बाद, तो वो ई जो है हमारा य में बदल जाएगा। इसी प्रकार जो ऊ है, उसके बाद इसी प्रकार से असमान स्वर कोई आ जाए दूसरे पद में, तो वो हमारा किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा वो हमारा, तो वो हमारा बदल जाएगा व में। इसी प्रकार से री है, री के बाद कोई भी असमान स्वर आया तो वो हमारा बदल जाएगा, वो हमारा बदल जाएगा रे में। और इसी प्रकार से जो लरी है, ये इसके बाद कोई भी असमान स्वर आया तो ये हमारा बदल जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा ल में। आई होप आप समझ गए होंगे। सिर्फ आपको शॉर्ट रूप पे यही ध्यान रखना है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल इजी लेवल से वो आपको समझाया है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक हमारा एक और सूत्र आता है जिसको हम बोलते हैं स्थाने अंतरतम है। क्या है सूत्र, स्थाने अंतरतम है। स्थाने अंतरतम है। मैं एक बार देख लेती हूँ कि मैंने सूत्र लिखने में कोई गलती ना की हो, क्योंकि गलत ज्ञान देने से अच्छा है कि एक बार देख लेना चाहिए। स्थाने अंतरतम है, बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारा स्थाने अंतरतम है सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है,
स्थाने अंतरतम है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है हमें? ये सूत्र कहता है कि स्थानीय को, स्थानीय के स्थान पर स्थानीय को आदेश हो। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये सूत्र जो है, ये सूत्र कहता है कि ई को यणची सूत्र जो है उसमें ई को यह ही आदेश क्यों रहा है, ऊ को वह ही आदेश क्यों रहा है, री को रह ही क्यों रहा है, और भी तो स्वर हो सकते हैं, और भी तो व्यंजन हो सकते हैं, उनका आदेश सिर्फ और सिर्फ यह ही क्यों रहा है। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि स्थानीय अंतरतम मीन्स की इनका जो है उच्चारण स्थान सेम है। बस आप शॉर्ट रूप में ये जान लीजिए, उच्चारण स्थान समान है। कंफ्यूज करने के लिए आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में बस यही जानना है कि जिनका उच्चारण स्थान समान है उन्हीं को तो हम एक दूसरे से लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ई को यंची सूत्र से यह आदेश किया है, तो ई को यह ही आदेश क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक सूत्र आता है इचू यशानम तालु। क्या आता है? इचू यशानम तालु। तो ये जो हमारा सूत्र है ये क्या कहता है? स्थानीय अंतरतम, ये कहता है कि इसका ई जो है और यह का दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसीलिए हमने ई के स्थान पर यह लिया है, ई के स्थान पर। इसी वजह से हमने ना तो वह लिया है, ना ही वह लिया है, ना ही ले लिया है। बिल्कुल आसान से तरीके में समझा दिया है। अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता आपका। ये जो सूत्र है स्थानीय अंतरतम, ये सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि जिनका उच्चारण स्थान सेम होगा वही अक्षर रखे जाएंगे। इको यणची सूत्र से ई के स्थान पर वह इसी ई के स्थान पर वह इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ई के स्थान पर वह, यहाँ पर आपको कहीं पर भी इचू यशाना शब्द में कहीं पर भी वह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा ना? तो यही कहा है इस सूत्र ने कि जिनका उच्चारण स्थान समान होगा ना उसी को हम साथ में रखेंगे। अब हम ऊ को वह बनाते हैं, तो ऊ को हम सिर्फ वह ही क्यों करते हैं? ऊ को वह ही क्यों बनाते हैं? हम ऊ को रह भी तो बना सकते हैं। तो ऊ को वह बनाने का रीजन यही है कि इनका जो है उच्चारण स्थान सेम है। आपने सुना होगा उपपद मानियानाम उपपद मानियानाम ओष्टौ। तो ये आपने एक उच्चारण स्थान में एक सूत्र पढ़ा होगा। तो ये जो है यहाँ पर ये जो पै दिया गया है ये क्या कहता है कि पवर्ग, पवर्ग मीन्स पवर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? पै, फै, वै, भै, मै। यही है उपपद मानियानाम। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्या है, इसीलिए इसी वजह से यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान ऊ का और वह का दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसी वजह से इन दोनों को एक साथ रखा गया है। अन्यथा ऊ को वह न बना करके हम ऊ को ऊ को रह भी बना सकते थे। तो आई होप आप सभी ये सूत्र समझ गए होंगे कि ये सूत्र कहता क्या है। ये सूत्र यही कह रहा है कि ई को यणची सूत्र में ई को यह, ऊ को वह, री को रैल, री को ल, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनके उच्चारण स्थान समान है। और ये सूत्र यही कहता है कि जिनके उच्चारण स्थान समान है उसी को आदेश होगा, वही शब्द, अन्य चीजों को नहीं होगा। अब हमारे पास एक और सूत्र आता है जिस सूत्र का नाम है अनचिचय। क्या है? अनचिचय। हमारे पास एक सूत्र आता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं, फिर आपको अनचिचय भी समझ में आ जाएगा। तो हम इको यणची से ही थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। इको यणची में एक हमारा उदाहरण आता है कौमुदी के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं सुधि धन उपास्य। क्या है? सुधि धन उपास्य। तो अब आप ऊ को देख करके यहाँ पर वह मत बना दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर होनी चाहिए हमारी इक, ई,
या फिर ऊ या फिर री या फिर री यहाँ होनी चाहिए। यहाँ होने से कोई मीनिंग नहीं है। कहीं आप देखो कि शुद्धि प्लस उपास्य है और आप शुद्ध विपास्य बना करके आ जाओ, ऐसा मत कीजिएगा। इतना अच्छे से समझाया तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये शुद्धि उपास्य किस प्रकार से बना है। तो यहाँ पर जो है ये इको यंची से आप सभी को पता है, इको क्या होता है, यह होता है। क्या होता है, यह। तो ये हमारा क्या बन जाता है, हम इसका विच्छेद करेंगे तो हमारे पास बनेगा सबसे पहले स धन उ, छोटे उ की मात्रा इसलिए हम छोटा ही, ध प्लस ई, और ई हमारी कौन सी है, बड़ी, प्लस उ प्लस प प्लस आ प्लस स प्लस य प्लस ए। तो ये हमारी क्या है, शुद्धि उपास्य बन जाता है। तो यहाँ पर ई और उ जो है आप सभी देख सकते हैं अंतिम है, तो इसको हम यह आदेश कर देते हैं। तो ई और उ को हटा करके अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई और उ को दोनों को हटा करके अब हम लिख देंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यह लिख देंगे, क्योंकि ई और उ का हमने क्या बना दिया है, यह बना दिया है। तो यहाँ पर सॉरी, ई को हमने यह बनाया है, उ तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा शुद्ध उपास्य। तो ई को हमने ये में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा क्या आता है, जो सूत्र है हमारा स्थानीय अंतरतम, वो यही बात कहता है कि स्थानीय अंतरतम में मैंने बताया कि ई को यह तभी होगा जो स्थान को ही, उच्चारण स्थान जिनके समान होंगे, क्योंकि इचु ये शानाम सूत्र से ई का भी उच्चारण स्थान तालु है और यह का भी उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए यहाँ पर ई को यह आदेश हो गया है। तो स्थानीय अंतरतम हमारा सूत्र आ जाता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा सूत्र है जो हम अभी पढ़ने जा रहे थे, ये करवाने का यही औचित्य है। अब ये सूत्र हमारा क्या करता है, अनचि चय सूत्र है। क्या है, अनचि चय सूत्र। तो हमसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अनचि चय सूत्र क्या कहता है, पहले ये देख लीजिए। अनचि चय सूत्र कहता है, वृत्ति देखते हैं हम, अच है परस्य यरो द्वे वा स्तो न तवची। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, अनचि चय, ये सूत्र कहता है अच है प्रश्य यर, अच के बाद यर होना चाहिए। पहले अच होना चाहिए, उसके बाद यर होना चाहिए। तो उसको क्या हो जाता है, विकल्प से द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है, विकल्प से द्वित्व हो जाता है। द्वित्व यहाँ पर क्या होता है, द्वित्व होता है दो हो जाना। किसी चीज का दो हो जाना क्या होता है, हमारा द्वित्व होता है। किसी चीज का दो हो जाना क्या होता है, द्वित्व होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अच, अच क्या है, हमारे पास ऊ है। क्या है, ऊ हमारा अच में ही आता है। आप सभी देख सकते हैं ऐसे लेकर के ऊ यहाँ पर, और च से, च के बीच में ऊ आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या होता है, अच के अंदर आता है। तो अच हमारा क्या है, ऊ हो जाता है यहाँ पर में, अच है। और अच के जस्ट बाद हमारा यर आ रहा है। यर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, य व र ल य म ग ण न झ ब ग ड द ज ब ग ड़ द थ फ छ ठ त च ट त क प य श श र। तो यहाँ तक आएगा हमारा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यर को यहाँ तक ही क्यों गिना, यहाँ तक क्यों नहीं गिना, रह तो यहाँ पर भी आ रहा है। तो रह हमारा हलंत होना चाहिए, वहीं पर बात खत्म होगी। अगर हलंत नहीं है तो यहाँ पर बात हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है रह हलंत नहीं है, ये हमारा सीधा रह है। इसकी गणना हम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा यर है, यर के अंदर आप सभी देख सकते हैं, यर के अंदर हमारा जो ये जो ध है, ये किसके अंदर आ रहा है, यर के अंदर। ये देखिए यहाँ पर ध, ये रहा, ये रहा,
तो ये ध जो है ये इसके अंदर आ रहा है। और ये सूत्र क्या कहता है कि अच के बाद यर हो तो विकल्प से द्वित हो जाता है। तो अब हमारा ये शुद्धि उपास्य जो शब्द है ये किस प्रकार से दिखाई देगा, तो ये देखिए ये दिखाई देगा इस प्रकार से, स प्लस उ प्लस ध प्लस ध प्लस य प्लस उ प्लस प प्लस आ प्लस स प्लस य प्लस ए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा द है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो द है वो क्या हो गया है, द्वित हो गया है। ध को क्या हो गया है, द्वित हो गया है। किस सूत्र से हुआ है, अनचित चय सूत्र से। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि शुद्धि उपास्य में द्वित्व करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये आप सभी को पता है, अनचित चय सूत्र जो है हमारा वो क्या करता है, द्वित्व आदेश करता है। तो यहाँ पर ध को क्या हो गया है, द्वित्व हो गया है। और यहाँ पर ध दो हो गए हैं, न कि एक। क्या हो गए हमारे, ध दो हो गए हैं। बस ये सूत्र इतना सा ही कार्य करता है। सिर्फ हमसे यही पूछा जाएगा कि द्वित्व करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा अनचित चय। इसके बाद हमारा जो अगला सूत्र आता है, अगला सूत्र क्या करता है वो समझेंगे हम। अगला सूत्र है हमारा झलाम जस जसी। क्या है, झलाम जस जसी। तो वो हम लिख देते हैं एक बार। पहले हम शुद्धि उपास्य बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, स धन उ धन ध धन ध धन ई नहीं होगा, यहाँ पर हमने यह बना दिया था। तो यह धन उ प्लस प प्लस आ प्लस स प्लस य प्लस ए। तो ये हमारा शुद्धि उपास्य बन जाता है। अब हमारा अगला सूत्र आता है, सूत्र नंबर 4, जिसको कहते हैं झलाम जस जसी। क्या कहते हैं, झलाम जस झसी। ये जो सूत्र है, ये सूत्र हमारा क्या कहता है, ये सूत्र कहता है झलों को जस परे रहने पर। क्या परे रहने पर, जस परे रहने पर। झलों को जस परे रहने पर। झलों को जस परे रहने पर जस आदेश होता है। क्या होता है, जस होता है, या फिर हम आदेश होता लिख सकते हैं, जस आदेश होता है। तो हम अब देखेंगे झलों को जस परे रहने पर जस आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जल क्या है हमारे पास, झल में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, झल में आएंगे हमारे, कहाँ से शुरू करेंगे हम, झल यहाँ से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जय आएगा, उसके बाद बै, उसके बाद हमारे पास आएगा ग, फिर ड, फिर ध, फिर ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, कपय, क, प, श, श, स, है, और ये हमारा अंतिम आता ल। तो ये सभी अक्षर जो है हमारे, ये सभी के सभी अक्षर किस में आते हैं, झल में। और जस परे होना चाहिए। तो जस के अंदर कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो जस के अंदर आएंगे झ, ब, ग, ड, ध,
जय बै गै डै दै शै यहाँ तक, मतलब इसमें कम अक्षर आ रही है, तो ये जस परे होना चाहिए हमारा। तो क्या हो जाता है, झलों को जस आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, जस आदेश। जस के अंदर कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे जय बै गै ड दै श, तो यहाँ पर जय से लेकर के जय बै गै ड दै श, ये आदेश इनको हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा जो द है, ये द क्या है, हमारा झल है। क्या है, हमारा झल है। ये जो ध है ये हमारा क्या है, झल है। झल के अंदर हमारा ये द आ रहा है। ये जो द है ये हमारा झल के अंदर आ रहा है, जल प्रत्याहार के अंदर। और ये जो हमारा द है ये किसके अंदर आ रहा है, ये हमारा आ रहा है जस के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये जैस यहाँ से जैसे शुरू कर रही हूं मैं, तो यहाँ पर झल के अंदर भी ये जो ध है ये आ रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम जस की बात करें तो भी ये बीच में ध आ रहा है, तो ये हमारा जय ध जो है ये क्या है, जस है। क्या है, जस। और सूत्र क्या कहता है हमारा, कि झलों को जस परे रहने पर, झल को जस परे रहने पर क्या आदेश हो जाता है, जस आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, जस। तो यहाँ पर ध के स्थान पर यहाँ पर जल को क्या आदेश हो जाएगा, जल को हमारा जस आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, जस आदेश। तो यहाँ पर हमारे पास ध है, और ध को हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, ध को हम कर देंगे छोटे वाले ध, इसके अंदर किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसके अंदर कन्वर्ट हम कर देंगे। किसके अंदर, इसके अंदर। देखो झ भ ग ड ध, 5 अक्षर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 5 अक्षर आ रहे हैं, तो पांचवा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। देखो मैं अच्छे से समझाती हूँ। झल के अंदर हमारा पांचवा अक्षर कौन सा है, झ ब ग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा अक्षर हमारा क्या आता है, कि पांचवा अक्षर है। तो इसी प्रकार से जस के अंदर पांचवा अक्षर कौन सा है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द। तो ये हमारा जो शुद्धि उपास्य शब्द है, इसके अंदर ये जो द है ना, ये जो द, जल, जल जो है ये जस में कन्वर्ट होगा, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा हमारा इस द में। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इस द में ये हमारा सूत्र जो है झलाम जस जसी, ये सूत्र इसको द में बदल देगा। ये प्रक्रिया आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है आपको, कि ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र आपसे पूछा जाएगा कि झलाम जस जसी, या फिर हमसे सीधा पूछा जाएगा कि झलों को जस परे रहने पर क्या आदेश होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जस आदेश होता है। अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, फिर बोलोगे कि मैम आपने इतना डीपली करवाया नहीं और पेपर इतना डीपली आ गया। कि झलों को जस परे रहने पर जस आदेश होता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, अच्छे से जस ध्यान रखिएगा। और किस प्रकार से ये जस ध्यान रखना है, तो ये जस आप सभी को पता है, जो आपको पढ़ाने वाली मैम है उस मैम का नाम क्या है, जोनी। आप सभी मेरा नाम जानते ही होंगे। तो ये जो नाम है, इस नाम के फर्स्ट लेटर से ही जस शुरू हो रहा है, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। या फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे जलाम, और फिर हमें दे दिया जाएगा डैश झसी, तो ये हमें फिर ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे सूत्र से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको सूत्र बताया गया है। कहीं आप सोचो कि मैम इतनी डीपली प्रक्रिया हमसे नहीं पूछी जाती है, तो आप हमें क्यों बता रहे हो, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। तो ये इसीलिए बताया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जलों को जस आदेश किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया हमें नहीं समझनी है। अब हमारे पास एक और जो वार्तिक है, वार्तिक आता है, और वो क्या करता है, इसका निषेध कर देता है। क्या कर देता है, निषेध कर देता है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि झलों को जस आदेश करने वाला जो सूत्र है वो क्या कर देता है, सॉरी वार्तिक पहले नहीं आएगा, उससे पहले एक हमारे पास सूत्र आता है संयोगांतस्य लोप है। क्या आता है हमारे पास, सूत्र आता है एक संयोगांतस्य, संयोगांतस्य लोप है।
संयोगांतस्य लोप है, ये हमारा सूत्र आता है। ये सूत्र क्या कहता है कि अंत में संयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंत में संयोग होना चाहिए। अंत में संयोग, संयोग आप सभी जानते ही होंगे मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक अध्यापिका का, टीचर का यही फर्ज होता है कि बच्चों को समझा दे। तो संयोग क्या होता है? संयोग होता है हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, क्या लिखूं, यद्यपि शब्द लिख रही हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर द का और य का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? संयोग। तो इसी को हम संयोग बोलते हैं। संयोग मीन्स कि संयुक्त अक्षर। संयोग का यही मीनिंग होता है कि संयुक्त अक्षर होना चाहिए। तो हमारे पास जो शब्द बन रहा है वो शुद्धि उपाशय में क्या बन रहा था, अभी हमने बनाया, तो यहाँ पर हमारा जो संयोग बन रहा है वो क्या बन रहा है? हमने शुद्धि उपास्य शब्द पढ़ा था। उस शुद्धि उपास्य शब्द में मैं एक बार फिर से लिखती हूँ, हम स प्लस उ प्लस ध, सॉरी पहले हमने द्वित्व किया था, तो यहाँ पर ध प्लस ध प्लस ई प्लस उ शुद्धि, यहाँ पर ई नहीं आएगा, यहाँ पर यह आएगा, क्योंकि हमने ई को यणची से यहाँ पर यह कर रखा है। उ, फिर पे, फिर आ, फिर से, फिर यह, प्लस में ए, जो हमारा विसर्ग है। तो ये हमारा शुद्धि उपास्य बन रहा है। अब यहाँ पर ये सूत्र क्या कहता है? संयोगांतस्य लोप है, अर्थात अंत में संयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर अंत में संयोग क्या है? तो अंत में संयोग ये बन रहा है हमारा, द और ध। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम ध्याय बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा संयोग ही बन रहा है हमारा शुद्ध है। तो ये हमारा क्या बन रहा है? पूरा का पूरा ही संयोग बन रहा है। संयोग क्या होता है? जिसके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होना चाहिए, वही हमारा क्या होता है? संयोग होता है। तो यहाँ पर तीनों अक्षरों का क्या बन रहा है? हमारा संयोग। इसी को हम संयोग बोलते हैं। और ये संयोग अगर बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अंतिम अक्षर है ना, संयोगांतस्य लोप है, तो ये अंतिम अक्षर यह का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप। और लोप मैंने आपको पहले ही बताया, लोप का मतलब है कि यहाँ से अक्षर को ही गायब कर देना, मीन्स कि यहाँ पर अक्षर बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर हमारा शेष क्या रह जाएगा इस सूत्र से करने के बाद? तो हमारा यह यहाँ पर गायब हो गया है। तो ये हमारा बन जाएगा शुद्ध, ये हमारा गायब हो गया है। तो ये हमारा बस शेष ये रह जाएगा, शुद्धोपास्य। क्या हो जाएगा? शुद्धोपास्य। फिर हमारे पास एक वार्तिक आता है। ये सूत्र तो ये कहता है कि अंत में हमारा क्या होना चाहिए? संयोग होना चाहिए। उस संयोग का लोप कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। इस सूत्र से लोप हो गया हमारा यहाँ पर यह का। फिर हमारे पास एक और वार्तिक आता है, यण है प्रतिषेधो वाच्यम। यण है प्रतिषेधो, ये एक वार्तिक है। वार्तिक आप सभी को पता ही है किसने लिखा है? प्रतिषेधो वाच्यम। यह है प्रतिषेधो वाच्यम। तो ये जो वार्तिक है, क्या है? वार्तिक। ये वार्तिक क्या कहता है कि ऊपर जो आपने यहाँ पर यह का लोप किया ना, तो यण, यण में लोप जो है वो नहीं होगा। यण मीन्स कि हमने यण है पढ़ा है। यण में क्या क्या आते हैं आप सभी जानते ही हैं। यण में हमारे आते हैं य, व, र, ल, ये अक्षर आते हैं हमारे यण के अंदर, य, व, र, ल। तो ये जो वार्तिक है ये कहता है कि जहां पर यण होगा वहां पर लोप नहीं होगा। अदर जगह पर होगा, लेकिन यण होगा वहां पर लोप नहीं होगा। सिर्फ ये समझिए, ये सूत्र क्या करता है कि अंत में संयुक्त अक्षर होने चाहिए, और उस संयुक्त का अंतिम अक्षर को क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है, उसको वहां से हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक वार्तिक लिखा गया है, जो वार्तिक कहता है कि यण है प्रतिषेधो वाच्यम,
यण है प्रतिषेधो वाच्यम। तो ये जो यण है प्रतिषेधो वाच्यम वार्तिक है, ये कहता है कि यण का लोप नहीं होगा, बाकी जितने भी संयुक्त अक्षर है उन सभी के लोप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो द का लोप किया था वो क्या हो जाएगा, वापिस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यह वापिस आ गया है। किस सूत्र से आया है, तो वो हमारे इस वार्तिक से आया है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि संयोगात्स्य लोपः का जो विरोध करने वाला कह सकते हैं हम, वो सूत्र कौन सा है, इसको किसी प्रकार से भी एग्जामिनर घुमा करके पूछ सकता है। तो वो ये आपको पता होना चाहिए कि यण है प्रतिषेधो वाच्यम, ये सूत्र यण का लोप नहीं करने देता है। संयुक्त अक्षर बाकी कोई भी अक्षर हो सकता है, लेकिन यण नहीं होना चाहिए। मीन्स कि य व र ल में से कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यह था, इसलिए इस सूत्र से इसका लोप नहीं हुआ। अगर यहाँ पर यह की बजाय कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ पर यह की बजाय होता क होता, तो ये इसका लोप कर देते। लेकिन यहाँ पर यह है और वह है और रह है और ल है, इसलिए यण है प्रतिषेधो वाच्यम, इस वार्तिक से इसका लोप नहीं होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ये हमारी यण संधि कंप्लीट हो जाती है। कल हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि जो हमारी यण संधि है इसके अंदर बहुत से सूत्र हमें समझने के लिए भी होते हैं। आगे हम इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, आगे सिर्फ हम सूत्र देखेंगे, उनका उदाहरण देखेंगे और साथ साथ वो करते चलेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी। और याद रखिएगा, आपकी 2 बजे क्लास होगी, तो वो आप देखना मत भूलिएगा और क्लास को शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से। जा सकते हैं आप सभी। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, उसके बाद वीडियो को बंद करूंगी। कमेंट में अगर कोई मेरी अभी तक आवाज सुन रहा है तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।